डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन, आज अफसरों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का इस्तीफा, आज 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री लेंगे शपथ। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक, आज आगे की रणनीति और मांगों पर बातचीत के लिए तैयार होगा खाका। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, अब तक 25 की मौत, 17 लापता। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20, क्लीन स्वीप करने पर होगी टीम इंडिया की नजरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। यह एक ऐसा मौका होता है जब प्रधानमंत्री देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों से अनौपचारिक रूप से भी आंतरिक सुरक्षा और तमाम मामलों पर बातचीत करते हैं। आपको बताते चलें कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नरेंद्र मोदी हर साल इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। पहले पारंपरिक रूप से यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में ही आयोजित होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको अलग अलग प्रदेशों और पुलिस विभाग के दफ्तरों में शुरू करने की परंपरा भी शुरू की और हर साल केंद्रीय एजेंसी आईबी और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है और इस साल भी इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूरी कैबिनेट ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की और मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो चुकी है और ऐसे में राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बताया जा रहा है कि 15 नए मंत्री रविवार शाम 4 बजे शपथ ले सकते हैं, जिनमें 4 दलित मंत्री रहेंगे। इस्तीफा देने वाले मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी को संगठन के काम में लगाया गया है। नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट खेमे से मंत्री पद के लिए जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं उनमें हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, रमेश मीणा और मूसरीलाल मीणा का नाम शामिल है। तो वहीं गहलोत खेमे से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, मंजू मेघवाल, जाहिदा खान, शंकुतला रावत मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसके साथ बीएसपी विधायक राजेंद्र गुढ़ा और निर्दलीय महादेव खंडेला और संयम लोढ़ा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। और आज भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। सेना को आईएनएस विशाखापट्टनम मिलने वाला है। नौसेना के बेड़े में आज इसे शामिल किया जा रहा है और यह आत्मनिर्भर भारत की बेहतरीन मिसाल है। इसके कमीशनिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आईएनएस विशाखापट्टनम 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है जो सतह से हवा में मार करता है। साथ ही 16 ब्रह्मोस मिसाइल भी इसकी ताकत है। आईएनएस विशाखापट्टनम मुंबई के माझगांव डॉक पर बना है। यह युद्धपोत आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युद्ध के लिए बनाया गया है। यह युद्धपोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है और इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। तो आपको बता दें कि सेना को आईएनएस विशाखापट्टनम मिलने वाला है। नौसेना के लिए आज देश में बड़ा दिन है। सेना को आज आईएनएस विशाखापट्टनम मिलेगा। तमाम सुविधाओं से यह लैस है और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे बनाया गया है। तो भारतीय नौसेना की ताकत में आज इजाफा होने वाला है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यह आईएनएस विशाखापट्टनम है जो कि अब नौसेना को सौंपा जाएगा। आज देश के लिए बड़ा दिन है। आपको बता दें मुंबई में इसे तैयार किया गया है और भारतीय नौसेना की मदद के लिए, सेना की मदद के लिए इसको तमाम सुविधाओं से लैस किया गया है और आज इसे सेना को सौंप दिया जाएगा जिससे कि भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा भी देखने को मिलेगा। तो भारतीय नौसेना की ताकत में आज इजाफा होने वाला है। सेना को आज आईएनएस विशाखापट्टनम भी
मिलने वाला है और विशाखापट्टनम आईएनएस मिलने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में दुगनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज लगातार इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका निर्माण किया गया है। तमाम सुविधाओं से यह लैस है। हर एक चीजें इस आईएनएस विशाखापट्टनम में दी गई हैं जो कि नौसेना की मदद के लिए बनाई गई है और यह युद्धपोत जो है हर तरफ से सेना की मदद करेगा। तो आईएनएस विशाखापट्टनम अब सौंपा जाएगा। विशाखापट्टनम जो आईएनएस वो भी अब भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा, जिसके बाद जो उनकी ताकत है उसमें दुगना इजाफा होने वाला है। तमाम सुविधाओं से इसको लैस किया गया है और आईएनएस विशाखापट्टनम की सौगात मिलने के बाद ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए तमाम जरूरत की चीजें भी इसमें देखते हुए से इसका निर्माण किया गया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आप इसमें देख सकते हैं। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह और यहां पर पहुंचे हैं, तो ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम जो कि भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है, ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर रक्षा मंत्री भी मौजूद है राजनाथ सिंह, और तमाम सुविधाओं, जैसे कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, तमाम सुविधाओं से इसे लैस किया गया है। ये युद्धपोत अब युद्ध में भारतीय नौसेना की ताकत बनकर सामने आएगा। विशाखापट्टनम जो कि इसके शामिल होने से भारत की जो समुद्री ताकत है ये काफी बढ़ने वाली है। इस रविवार को नौसेना के बेड़े में अब शामिल किया जाएगा। तो आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। शनिवार को इसकी जानकारी आईएनएस के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैस ने दी है। आईएनएस विशाखापट्टनम के शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ेगी। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया है। कैप्टन बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कमीशनिंग के बाद हम इसका कुछ और परीक्षण जारी रखेंगे, और ऐसे में उन्होंने कहा कि हमने अपनी ऑनबोर्ड मशीनरी, विभिन्न सहायक हथियार प्रणालियों और सेंसर में सुधार किया है। बता दें कि आईएनएस विशाखापट्टनम को भारत में बने सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया था, जबकि इसे मझगांव जो है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, डॉकयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। यह नौसेना के प्रोजेक्ट P-15B का भी हिस्सा है। तो हवाई हमले से बचने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है। आपको हम कुछ खासियतें भी इसकी बता देते हैं। भारतीय नौसेना में अब ताकत का इजाफा करेगा आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसमें कुछ खासियतें भी हैं। हवाई हमले से बचने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है। मिसाइल सतह से हवा में मार सकता है, यह एक बड़ा उपकरण दिया गया है। इसका इस्तेमाल विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। अब तक का सबसे दुगना वार आईएनएस विशाखापट्टनम करेगा, जो कि जमीन से स्वतः से सीधे हवा में मार करेगा। आईएनएस विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन आईएनएस विशाखापट्टनम का वजन है। तो इसकी अधिकतम रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो इसे 4 गैस टरबाइन इंजन से ताकत भी मिलती है। तो ये कुछ खासियतें हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की, हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की जो खासियतें दी गई हैं, आप तस्वीरों में भी इस वक्त देख सकते हैं। आज भारतीय नौसेना को यह युद्धपोत मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। आज वहां पर वो भी मौजूद हैं और आईएनएस विशाखापट्टनम अब भारतीय नौसेना की ताकत को दोगुनी करने वाला है। हवाई हमले से बचने के लिए आईएनएस विशाखापट्टनम 32 बराक 8 मिसाइल से लैस है। मिसाइल सतह से हवा में मार करता है। इसका इस्तेमाल विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर के साथ साथ इसका जो वजन है वो 7400 टन है। तो इसकी अधिकतम रफ्तार भी हम आपको बताते हैं, तकरीबन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। तो इसे 4 गैस टरबाइन इंजन से भी ताकत मिलती है। तो आज ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और आज भारतीय नौसेना को आईएनएस विशाखापट्टनम मिलने वाला है। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विशाखापट्टनम शामिल होने वाला है। सावंत जी, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. केलोन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा एरिया, वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स वेस्टर्न नेवल कमांड,
Vice Admiral R. Swaminathan, DGMP Mumbai, Srimati Vijayan Nirmala, Chairperson Vizag MRDA, Rear Admiral G.K. Harish, DGMD SSG, Rear Admiral Kocha, Fleet Commander Western Fleet, Rear Admiral B. Sivakumar, ASD Mumbai, Flag Officers, Mr. S.P. Yadav, Joint Secretary Naval Systems, Department of Defense Production, former CMDs, Directors and CVO of MDL, Captains of the Indian Industries, formidable crew of Visakhapatnam, brilliantly led by the Commanding Officer Desig, Captain B.S. Benz, distinguished guests, representatives of the media, members of the MDL family, ladies and gentlemen, a very, very vibrant good morning to all of you. It's indeed a matter of great honor, pride and privilege for me to accord a warm welcome to the Honorable Raksha Mantri Ji and all the distinguished guests to the commissioning ceremony of INS Visakhapatnam, the first ship of Project 15 Bravo destroyer. The commissioning of INS Visakhapatnam is a celebration of our glorious... वहीं केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद आगे की रणनीति तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक है। बैठक सुबह 11 बजे सिंधु बॉर्डर पर शुरू हुई है, तो इससे पहले शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेताओं की 9 सदस्यीय कमेटी और पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक हुई है। एजेंडे में किसानों की मुख्य मांगों पर विचार होगा, साथ ही शहीद किसानों के परिवार को मुआवजे पर भी बात होगी। वहीं आंध्र प्रदेश में इन दिनों बारिश के चलते भारी तबाही की स्थिति है। कई जगहों से घरों के टूटने, मौतें और लापता की खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में राज्य के अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में देर रात भारी बारिश के कारण एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इस दुर्घटना में 3 बच्चों और एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। तो ये दुर्घटना देर रात 3 बजे की है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इमारत के मलबे में अब भी 4 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, तो सर्कल इंस्पेक्टर सत्यबाबू ने यह जानकारी दी है। मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। तो किन 4 राज्यों में फिर 243 रिलीफ कैंप खोल दिए गए हैं, तो वहां पर कई लोगों को मदद भी दी जा रही है। अब बात खेल जगत की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज खेला जाएगा। टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सीरीज पर कब्जा कर लिया है और तीसरे मैच में जीत दर्ज कर 3-0 से सीरीज जीतना चाहेगी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम आखिरी मैच को जीतकर सम्मानजनक तरीके से इस सीरीज को खत्म करना चाहेगी। तो रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और न्यूजीलैंड को पिछले 2 मैचों में करारी शिकस्त दी है। टीम के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। तो भारतीय टीम सीरीज अपने नाम कर चुकी है और आखिरी मैच में कई युवा चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। खबरों में रुकेंगे यहां पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़,
इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे, और इस वक्त एक बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां सड़क किनारे से 8 जिंदा बम बरामद किया गया है। बड़ी खबर वैशाली से, जहां मैनार के जावज गांव से ये बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त भी आप देख रहे हैं। तो वहीं बम देखने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल भी मच गया है। 8 जिंदा बम वैशाली में बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे डिफ्यूज किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, सड़क किनारे जिंदा बम बरामद किए गए हैं। मैनार थाना के जावज गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने तमाम बमों को डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन बम देखने के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है कि आखिर वहां पर बम किसने लगाया। पता चला वो जलावन लाने के लिए गया ना, मुर्गा बनाने के लिए। वो देखा जिस तरह से हटाते हैं पत्ता सूखल लेंगे ऊपर से, तो देखा जो बोरा में रखा हुआ है। तो बोरा में रखा हुआ है तो देखा उसको ये है क्या चीज़ इसमें, तो देखा तो उसमें सुतरी से लपटा हुआ था। तो हम लोग दुकानदार है, चाय दुकानदार, तो बुलाया। बुलाने के बाद देखे तो कहे बम है, हट जाइए। पब्लिक द्वारा थाना पर सूचना दिया गया कि जो बगीचा जो है महिंदवाड़ा में बगीचा है, उसी बगीचा में बम रखा हुआ है। पुलिस सूचना पर आ गया और बम को बरामद किया। कितने की संख्या में बम पाया गया है? 9 की संख्या में। वहीं आपको बता दें कि हाजीपुर का पूरा मामला था, जहां पर वैशाली में 9 बम सड़क से बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के 342 शहरों को सम्मानित किया, और इस आयोजन में सुपौल जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि सुपौल जिले ने ईस्ट जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसकी जानकारी सुपौल जिला प्रशासन ने ट्वीट कर दी है। तो बिहार के लिए भी एक गौरव की बात है, आपको बता दें, बिहार के लिए भी एक गौरव की बात है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सुपौल जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया है।
वहीं बिहार की सत्ता में पिछले 16 सालों से जेडीयू की सरकार है। 24 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार के कार्यकाल 15 साल पूरे हो रहे हैं। जेडीयू की ओर से इसे बेमिसाल बनाने की भी तैयारियां हैं। नाम भी कार्यक्रम का दिया गया है 15 साल बेमिसाल। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में पोस्टरों को भी बदल दिया गया है। तो जेडीयू के पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है। समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल स्लोगन है। तो पटना मुख्यालय में जेडीयू की ओर से बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होगा। इसमें पार्टी के सभी जिला प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से हाल ही में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव और बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीत मिली, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के वोटरों ने इस बात को बता दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ के कोई दूसरा विकल्प फिलहाल नहीं है। इस वक्त हम राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में क्या क्या लिखा गया है पहले हम आपको वो दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पे इस पोस्टर में देखा जा सकता है, लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 वर्षों की समर्पित जनसेवा की शानदार उपलब्धि पर समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम, जो कि 24 नवंबर 2021 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साथ पटना जिला का जो कार्यक्रम है वो जनता दल यूनाइटेड के ठीक अंदर जो कर्पूरी सभागार बना हुआ है उसमें होना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 15 सालों में जो विकास किया उन्होंने, इस बात पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, लोगों को इस बात को बताया जाएगा। साथ ही साथ जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या काम होते थे, उन चीज़ों को भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और ये कह सकते हैं कि एक बड़े जश्न की तैयारी जनता दल यूनाइटेड कर रही है। और जो अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम किया है, जो बिहार के लिए विकास किया है, जो भी डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, उन बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। इससे पहले अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके भी रिएक्शन आ रहे हैं और विपक्ष इसको लेकर के साफ तौर पे कह रही है कि ये 15 साल बेमिसाल नहीं, 15 साल बदहाल है। लगातार विपक्षी जो पार्टियां हैं बिहार की, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावार हैं और इस बात को कह रही हैं कि 15 साल बेमिसाल नहीं है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोई भी कार्यक्रम बिहार में होता है तो उस वक्त जो सियासी पारा है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। और इस वक्त भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड कार्यक्रम करने वाली है तो उस वक्त भी सियासत काफ़ी गरमाई हुई है और इस पे सियासत फिलहाल चल रही है। साथ ही जो पटना का कार्यक्रम होगा वो कर्पूरी सभागार में होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को बताएंगे कि 15 सालों के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या विकास किया है, क्या डेवलपमेंट बिहार का हुआ है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के पास मुखातिब होंगे, उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे, जनता को एक तरीके से संबोधन करेंगे। और भी अपडेट हम आपको तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव के पटना आगमन से पहले लगातार तैयारियां का दौर जारी है और ऐसे में प्रदेश कार्यालय में 10 फीट लंबी सहित 6 टन का लालटेन लगाया जा रहा है। वहीं लालटेन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तमाम गेटों पर कपड़े लगा दिए गए हैं। साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव कल पटना आ सकते हैं और ऐसे में लालटेन का उद्घाटन भी उनके द्वारा ही कराया जाएगा। तो वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद राजनीति तेज हो गई है और इसी कड़ी में प्रदेश राजद के आह्वान पर कटिहार में भी कृषि बिल को लेकर कई किसानों की जान जाने की चर्चा करते हुए किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के घोड़ाबारी मोहल्ले में आयोजित इस सभा में बड़ी तादाद में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर प्रधानमंत्री द्वारा देश हित में लिए गए इस फैसले पर संतुष्टि जताते हुए आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद देने का दर्जा देने का मांग किया है। आज कल के डेट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो 3 काला कृषि कानून है उसको सरकार वापस ले लेगी सदन में। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर
आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है पूरे बिहार में। उसी मातहत कटिहार में भी आज हम लोगों ने 700 किसानों को, जो 3 काला कृषि कानून था जिसके खिलाफ ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें शहीद हो गए, मर गए। आज हम देश के प्रधानमंत्री जी ने कल जो संबोधन किया राष्ट्र के नाम से, उसमें इन्होंने कहा कि देश हित में हम ये 3 काला कानून जो कृषि कानून है, इसको हम वापस ले लेंगे। आज पुलिस लाइन दरभंगा में पुलिसकर्मियों ने शराब और नशा मुक्त समाज के लिए 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया। यह दौड़ शहर के मुख्य इलाकों से होकर लहरियासराय पुलिस लाइन पहुंची और वहां पर खत्म हुई। इसका नेतृत्व एएसपी बाबूराम सिटी एसपी ने किया है और इस मौके पर विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष भी शामिल हुए। बक्सर के सिमरी में जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के लाख चेतावनी के बावजूद भी प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस कड़ी में सिमरी पुलिस को एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब स्थानीय थाना क्षेत्र के पडरी पंचायत अंतर्गत स्थित पंचायत भवन के पास सैकड़ों चापाकल लदे एक पिकअप वैन को स्थानीय युवाओं के द्वारा पकड़कर डुमराव एसडीएम कुमार पंकज और डुमराव डीएसपी श्रीराज को सौंपी गई। इसके बाद इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए दोनों वरीय पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर सिमरी पुलिस के माध्यम से पिकअप को जब्त कराया। तो वहीं उक्त गाड़ी पर से पडरी पंचायत के निवर्तमान मुखिया उर्मिला देवी पति सरोज तिवारी का पोस्टर भी बरामद किया गया है। इसको लेकर पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मोकामाटाल क्षेत्र में घोसपरी पुलिस ने कई गांवों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर शराब तस्करी पर नकेल कसने में जुट गई है और इसी कड़ी में पुलिस ने देसी शराब के साथ 4 लोगों को धर दबोचा। घोसपरी थाना अध्यक्ष ने बताया कि कई गांवों में छापेमारी अभियान चलाया गया है, जहां भारी मात्रा में देसी शराब नष्ट किया गया, जबकि 30 लीटर शराब भी जब्त हुआ है। बेतिया के मझौलिया NH 727 पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में चालक और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए GMCH भेजा गया है। घटना की सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस तत्काल कार्रवाई में जुट गई है और क्षतिग्रस्त बाइकों को पुलिस ने भी जब्त कर लिया है। अब बात राजस्थान के, जहां अलवर में श्रम मंत्री टीकाराम जूली को आज कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो वहीं मंत्री के पैतृक निवास काठूवास पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है और वहीं लोगों का कहना है कि मंत्री ने कोरोना काल के दौरान जनता के हित में कई काम किए, साथ ही हमेशा लोगों के बीच भी रहे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यहां मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।